गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? समनाभिक सहसंयोजक अणुओं में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहां देखिए, ये क्लोरीन परमाणु समान नाभिक है, दोनों के सेम एटम है तो नाभिक समान है। समनाभिक सहसंयोजक अणु, दोनों क्लोरीन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो दोनों के बीच की दूरी के आधे भाग को, इसके और इसके बीच की दूरी जो है ये हमारी है 1.98 एंगस्ट्रम। यहां से यहां की बीच की दूरी है, यहां से यहां की बीच की दूरी है 1.98 एंगस्ट्रम। इनके बीच की दूरी का आधा मीन्स यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, इस दूरी को हम आधा कहेंगे। तो यही आधी दूरी ही जो इसकी क्या हो जाएगी, 1.98 एंगस्ट्रम की आधी दूरी क्या हो जाएगी, 0.99 एंगस्ट्रम। यही भाग या यही दूरी क्या कहलाएगी, क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या। इसके लिए फार्मूला होता है हमारा परमाणु त्रिज्या बराबर दो नाविकों के बीच की दूरी बटे दो। सहसंयोजक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या बराबर हमारा होता है दो नाविकों के बीच की दूरी बटे दो। पीरियोडिक टेबल में जो धातुएं होती हैं, धातुओं के मध्य सहसंयोजी बंध नहीं पाया जाता, धातुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है, अतः उनकी त्रिज्या को हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। एवं जो अक्रिय गैस होती है जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, अक्रिय गैसों के मध्य वांडर वाल्स बंध पाया जाता है, अतः उनकी त्रिज्या को हम वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। मीन्स त्रिज्या कुल मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो रही है। एक सहसंयोजी त्रिज्या, जो जिसका एग्जांपल हम लोगों ने यहां देखा, एक धातुओं के मध्य जो पाई जाती है उसे धात्विक त्रिज्या कहते हैं, एवं अक्रिय गैसों के मध्य जो पाई जाती है उसको हम लोग वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। तीनों त्रिज्याओं में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वांडर वाल्स त्रिज्या। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, van der Waals radii is greater than metallic radius is greater than कोवैलेंट रेडियस। मीन्स त्रिज्या कुल 3 प्रकार की होती है तत्वों में। धातुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है, अतः उनकी त्रिज्या को हम धात्विक त्रिज्या कहेंगे। सहसंयोजी अणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजी बंध ध्यान रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो लेकिन त्रिज्या निकालने के लिए हम सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का यूज नहीं करते। तो सहसंयोजी अणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है, उनकी त्रिज्या को हम सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। तथा अक्रिय गैसों के मध्य वांडर वाल्स बल पाया जाता है या वांडर वाल्स बंध पाया जाता है, उनकी त्रिज्या को हम वांडर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। वांडर वाल्स त्रिज्या इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियाई। मीन्स इन तीनों में सबसे बड़ी वांडर वाल्स त्रिज्या होती है, तब धात्विक त्रिज्या होती है, तब सहसंयोजी त्रिज्या होती है। मीन्स सहसंयोजी त्रिज्या सबसे छोटी होती है एवं वांडर वाल्स त्रिज्या जो अक्रिय गैसों के बीच में पाई जाती है वे सबसे बड़ी होती है।
यदि तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं एवं परमाणु क्रमांकों के मध्य हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमें वक्र के रूप में प्राप्त होगा। ऐसे वैसे ऊपर नीचे जाएगा, वक्र के रूप में प्राप्त होगा। जैसे हम दिखाते हैं आपको, जिसके शीर्ष पर क्षार धातुएं एवं बॉटम पे हाइड्रोजन पाए जाएंगे। अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिलेगा। इधर हमारा हो जा रहा है जेड, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, इधर हो जा रही है रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या। इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिलेगा। यहां पर हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने जैसा कि बताया, तत्वों की परमाणु त्रिज्या एवं परमाणु क्रमांक के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ हमें जिस तरह यहाँ वक्र बना है, प्रदर्शित है, इसी तरह एक वक्र प्राप्त होगा, जिसके शीर्ष पर आप देखेंगे हमेशा क्षार धातुएं मिलेंगी, और जो इसका बॉटम रीजन होगा वहां पर हमें कौन मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। इससे एक चीज ये सिद्ध हो रहा है, तत्वों की परमाणु त्रिज्या एवं परमाणु क्रमांकों के मध्य कोई न कोई संबंध है, कोई न कोई रिलेशन है। तभी हर बार शीर्ष पर क्षार धातुएं आ जा रही हैं एवं गर्तों में कौन आ जा रहे हैं? गर्तों में हाइड्रोजन आ जा रहे हैं। तथा ध्यान रखेंगे आप, अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई। परमाणु त्रिज्याओं की उपनत मीन्स तत्वों की जो त्रिज्या होती है, परमाणुओं की जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या जो होती है पीरियोडिक टेबल में बिहेव कैसे करती है। मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने से, अप एंड डाउन जाने पे, मीन्स किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा किसी मुख्य वर्ग में या उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई में से तत्वों का परमाणु त्रिज्याओं में क्या बिहेव होगा, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर। ये देखने से पहले एक चीज हम लोग देखते हैं, परमाणु त्रिज्या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है हमारी मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करती है, दो कारकों पर निर्भर करती है। एक को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, पहला फैक्टर होता है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने के लिए दो कारक होते हैं, पहला फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट। इसको हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट प्रोपोर्शनली 1 रेडियाई, मीन्स जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। एक कारक ये होता है। दूसरा कारक हमारा ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल n द्वारा डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेडियाई में समानुपाती संबंध होता है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जेड इफेक्ट जो होगा हमारा, ये बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। ये दोनों कारक एक दूसरे के विरोधी हैं, एक त्रिज्या को बढ़ा रहा है, एक त्रिज्या को घटा रहा है। मीन्स जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियाई हमारी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगी तो रेडियाई हमारी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर इंक्रीज के साथ ये डिक्रीज होगा, यहाँ पर एन के इंक्रीज के साथ त्रिज्या भी इंक्रीज होगी। अब ये दोनों कारक जो होते हैं हमारे परमाणु त्रिज्या को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हम देखते हैं।
उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जेड डिफेक्ट आखिरकार होता क्या है, जेड डिफेक्ट किसे कहा जाता है, ये कैसे परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करता है, ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम जेड डिफेक्ट देखने चल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम परमाणु का। सोडियम है, इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन एवं तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान देंगे जब हम जेड डिफेक्ट देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे, बाह्य कक्षा में। आउटर मोस्ट सेल के इसके 1 इलेक्ट्रॉन को, इसके इस 1 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि जो नाभिक होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज के कारण अट्रैक्ट करेगा। बट इलेक्ट्रॉन या जो दूसरी कक्षा आपको दिख रही है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज होने के कारण सेम चार्ज होने के कारण ये रिपल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ इस 1 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तथा 8 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कुल नाभिक द्वारा उत्पन्न बल कितने प्रोटॉनों का है? 11, लेकिन प्रतिकर्षित कितने लोग कर रहे हैं? 8। तो प्रभावी कितने लोगों का हो जा रहा है? केवल 3 लोगों का। ये जो नाभिक द्वारा प्रभावी बल लग रहा है इसी को हम कहते हैं जेड डिफेक्ट, यानी नाभिक द्वारा उत्पन्न टोटल बल नहीं, टोटल तो 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं लेकिन प्रतिकर्षित कितने लोग कर रहे हैं? 8 लोग। तो नाभिक द्वारा उत्पन्न प्रभावी बल, टोटल नहीं, प्रभावी जितना कार्यरत है, कार्यरत केवल 3 लोगों को होगा। इसी बल को हम क्या कहेंगे? जेड डिफेक्ट। जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, जेड डिफेक्ट बढ़ेगा यानी नाभिक वाला बल बढ़ेगा, ये खिंचाव बढ़ेगा। जब खिंचाव बढ़ेगा तो परमाणु में सिकुड़न आएगी जिससे उसकी त्रिज्या क्या होगी? छोटी हो जाएगी। अभी जब ये बल बढ़ जाएगा तो जो लाइन आप यहां देख रहे हैं इसको खींचेगी, ये लाइन हो सकती है यहां की बजाय यहां हो जाए। जब लाइन यहां की बजाय यहां हो जाएगी तो जो त्रिज्या आपकी यहां से यहां तक थी अब त्रिज्या यहां से यहां तक हो जाएगी। मीन्स जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। और एक इफेक्ट काम करता है जिसको हम कहते हैं शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी जेड इफेक्ट में रोल करता है, उसको थोड़ा हम ध्यान देते हैं। कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये इसके इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के प्रतिकर्षित करेंगे समान चार्ज होने के कारण। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर नाभिक से 11 प्रोटॉनों का आकर्षण बल लग रहा है। यहां पर नाभिक से कितने प्रोटॉनों का आकर्षण बल लग रहा है? 6 का लग रहा है। 11 में यहां प्रभावी प्रतिकर्षित 8 लोग कर रहे हैं, प्रभावी 3 लोगों को हो रहा है। यहां 6 में से 6 लोग आकर्षण बल लगा रहे हैं, प्रतिकर्षित केवल 2 का लग रहा है, यानी प्रभावी कितने को जा रहा है? 4। यहां प्रभावी केवल 3 है, यहां प्रभावी केवल 4 है। मीन्स अगर हम सोडियम और कार्बन की तुलना करेंगे तो कार्बन का जेड डिफेक्ट अधिक है कंपेरिजन देन सोडियम। सोडियम की तुलना में कार्बन का जेड डिफेक्ट अधिक है। अब सवाल यह होता है कि इसका नाभिक ज्यादा स्ट्रांग है, 11 प्रोटॉन है, इसका नाभिक कम स्ट्रांग है, केवल 6 प्रोटॉन है, तो फिर इसका जेड डिफेक्ट, इसमें केवल 6 प्रोटॉन है, तो फिर इसका जेड डिफेक्ट कैसे बढ़ गया? इसका जेड डिफेक्ट इसलिए बढ़ गया, यहां पर शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, यहां पर शेल्डिंग इफेक्ट कम लग रहा है। नाभिक स्ट्रांग भले ज्यादा है बट शेल्डिंग इफेक्ट के कारण इसका जेड यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, सोडियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश कार्बन के प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में कम है, यहां पर शेल्डिंग इफेक्ट कम लग रहा है। सो आप देखेंगे तो मीन्स परमाणु त्रिज्या में कारक ये हो गया जेड डिफेक्ट। जेड डिफेक्ट के साथ साथ हमें शेल्डिंग इफेक्ट भी देखना होता है। और दूसरा कारक हमारा क्या हो रहा है?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसको हम देखते हैं प्रिंसिपल। हमने ये तो देख लिया जेड डिफेक्ट बढ़ेगा यानी ये बल बढ़ेगा, तो जब ये बल बढ़ेगा तो परमाणु में सिकुड़न होगी, परमाणु में सिकुड़न होगी तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। अब हम ये देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n जो है जब ये बढ़ती है तो त्रिज्या कैसे बढ़ती है। जैसा कि आप देखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा, इसकी दूसरी कक्षा, इसके लिए n क्या होगा 1, इसके लिए n होगा 2, इसकी त्रिज्या ये हो गई। यदि n का मान बढ़ गया, यदि 3 हो गया n, ये कक्षा ये बन जाएगी। अभी तक जो हमारी त्रिज्या यहां से यहां तक थी, अब हमारी त्रिज्या यहां से यहां तक हो गई, यानी इसके लिए n कितना हो गया 3। आप देख रहे होंगे n की वैल्यू बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब त्रिज्या जो यहां से यहां तक थी, अब त्रिज्या यहां से यहां हो गई। तो मीन्स तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है दो कारकों पर डिपेंड करती है। एक कारक हमारा होता है जेड डिफेक्ट, दूसरा कारक हमारा क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोनों विरोधी हैं। जेड डिफेक्ट बढ़ने से त्रिज्या घटेगी, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से त्रिज्या बढ़ेगी। अब हम पीरियोडिक टेबल में इसका बिहेव देखते हैं। लेफ्ट टू राइट पहले देखते हैं, फिर अप टू डाउन देखेंगे। लेफ्ट टू राइट देखने का मतलब ये हुआ हम कहाँ चल रहे हैं, हम लोग एक पीरियड में एक आवर्त में चल रहे हैं। आवर्त में हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जैसे ले लेते हैं आवर्त नंबर 2। आवर्त नंबर 2 में कौन कौन है हमारे, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद अक्रिय गैस है। तो हम या आवर्त नंबर 3 में हम देखते हैं कौन कौन है हमारे, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये देखिए आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 3। हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः घटती चली जाएगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान, बोरान इज ग्रेटर देन कार्बन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन क्लोरीन। इसी तरह आवर्त नंबर 3 में हम देखेंगे सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, इज ग्रेटर देन फास्फोरस, इज ग्रेटर देन सल्फर, इज ग्रेटर देन क्लोरीन। मीन्स जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या आप लोग देख रहे हैं क्षार धातुओं से हैलोजनों तक क्रमशः घटती है। अब घटती क्यों है, परमाणु त्रिज्या पे हम लोग पढ़ चुके हैं, दो कारक काम करता है, जेड डिफेक्ट एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कांस्टेंट रहेगा। आवर्त नंबर 2 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। मीन्स आवर्त नंबर 2 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस कांस्टेंट है, ये कोई रोल अदा नहीं करेगा। अब आता है जेड डिफेक्ट। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, लेफ्ट से राइट जाने पर जेड डिफेक्ट बढ़ता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोग जब जेड डिफेक्ट बढ़े, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड डिफेक्ट बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। वही बात लागू हो जाएगी आवर्त नंबर 3 में। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड डिफेक्ट बढ़ेगा, जेड डिफेक्ट बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। यानी सोडियम से छोटी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से छोटी एल्यूमिनियम की, छोटी सिलिकॉन की, एक क्रम चलता रहेगा। अब ये तो रहा आवर्त में। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप में। ग्रुप में हम लोग अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे लेते हैं हम फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में देखेंगे हम फर्स्ट ए वर्ग नंबर फर्स्ट ए ले रहे हैं, जिसमें कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम रेडियो एक्टिव होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ले लेते हैं सेकंड डे। सेकंड डे में कौन कौन होता है,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम रेडियो एक्टिव होता है। ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। तो पीरियड में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पे त्रिज्याएं बढ़ेंगी, मीन्स लिथियम की तुलना में सोडियम की त्रिज्या बड़ी होगी। लिथियम इज लेस देन सोडियम, सोडियम इज लेस देन पोटेशियम, पोटेशियम इज लेस देन रुबिडियम, लेस देन सीजियम। आपका हो जाएगा बेरिलियम इज लेस देन मैग्नीशियम, लेस देन कैल्शियम। आप देख रहे हैं हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ क्यों रही है? क्योंकि ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ेगी, और जैसा कि हमने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी। जैसे इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक नाभिक पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ये लिथियम के लिए इसका N1 N2। अब सोडियम की संरचना हम बनाएंगे तो नाभिक पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा। अब आप देख रहे होंगे n की यहाँ के लिए n बराबर क्या है 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ के लिए n बराबर 3 है, यहाँ के लिए n बराबर 3 है, तो n बराबर 2, n बराबर पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, n बराबर 3। तो आप जैसा कि जानते हैं n बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ पर n लिथियम की तुलना में n का मान अधिक है, इसलिए लिथियम की तुलना में सोडियम की त्रिज्या बड़ी होगी। इसी तरह आपका पोटेशियम, रुबिडियम या सेकंड ए में भी यही बात लागू हो जाएगी। ये तो रहा पूरे पीरियोडिक टेबल में, याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घट रही है, तथा ऊपर से नीचे जाने पे अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब इससे कुछ जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो तो एकदम सिंपल बात है, यहां से नहीं आएंगे क्वेश्चन, वहां से आएंगे जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है। जैसे पहला अपवाद क्या मिलेगा हमें परमाणु त्रिज्या में, अभी हम लोग पढ़े बाएं से दाएं जाने पे त्रिज्या बढ़ती है। जैसे देखते हैं आवर्त नंबर 2 ही लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अभी हम लोगों ने देखा लेफ्ट टू राइट जाने पे तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए। जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो चीजें हम देख रहे हैं, जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, यानी लिथियम से बड़ी बेरिलियम की होनी चाहिए, बेरिलियम बड़ी बोरान की, कार्बन बड़ी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, लिथियम से छोटी बेरिलियम की, बेरिलियम से छोटी बोरान की होनी चाहिए, बोरान छोटी कार्बन की, कार्बन से छोटी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन छोटी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन छोटी फ्लोरीन की, फ्लोरीन से छोटी नियॉन की होनी चाहिए। लेकिन नियॉन की परमाणु त्रिज्या फ्लोरीन से बड़ी होती है, यानी जितने लोग हैं सबसे बड़ी होती है। जबकि हम पढ़ चुके हैं बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटनी चाहिए। तो सबसे दाएं पर ये नियॉन है, सबसे इसकी छोटी होनी चाहिए, परंतु इसकी छोटी ना होकर बड़ी हो जाती है। अभी क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है कि नियॉन की परमाणु त्रिज्या बड़ी क्यों होती है। तो नियॉन की परमाणु त्रिज्या इनकी तुलना में बड़ी इसलिए होती है, नियॉन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैसों के मध्य वांडर वाल्स बल पाया जाता है। वांडर वाल्स बल या वांडर वाल्स बंध बहुत कमजोर बंध होता है, जिससे इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम होता है, यानी ये परस्पर अत्यधिक दूरी पे होते हैं। अत्यधिक दूरी पे होने के कारण इनकी त्रिज्या बड़ी होती है। ये तो यहां पर है। नेक्स्ट एक्सेप्शन हम देखते हैं बोरान परिवार में। बोरान परिवार में हम देखते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये 3 लोग हैं।
ये है अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। मीन्स बोरान से बड़ी किसकी होनी चाहिए? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम से बड़ी किसकी होनी चाहिए? गैलियम की। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़नी चाहिए। तो बोरान से बड़ी एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, एल्यूमिनियम से बड़ी गैलियम की होनी चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम से बड़ी गैलियम की नहीं होती। कुछ बुकों में लिखा रहता है लगभग बराबर होती है, कुछ बुकों में दिखाया जाता है गैलियम से बड़ी एल्यूमिनियम की होती है, जबकि होनी चाहिए गैलियम की, बट होती है एल्यूमिनियम की। अब सवाल ये बनता है, होनी तो चाहिए थी गैलियम की त्रिज्या बड़ी, एल्यूमिनियम की क्यों होती है? तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन यस तक ही रहेंगे, इसमें डी कोष में नहीं जाएंगे। जबकि गैलियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसमें डी तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन। डी तक जाने के कारण डी का शेल्डिंग इफेक्ट कम है, एस की तुलना में डी का शेल्डिंग इफेक्ट कम है। जब डी का शेल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, मीन्स प्रभावी नाभिकीय आवेश, और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो परमाणु में संकुचन होगा, और जब परमाणु में संकुचन होगा तो त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी। यही कारण है एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम की त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या के विषय में। और एक बात, चैनल को अधिक से अधिक लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।